Hello friends, this is Kush Channa and once again welcome back to Channa Coaching Classes. सबको सबसे पहले मेरी तरफ से राम राम जी। और आज का हमारा टॉपिक जो रहने वाला है स्टैटिस्टिक्स का कलेक्शन ऑफ डेटा जो चैप्टर है, सेकंड चैप्टर वो वाला टॉपिक रहने रहने वाला है। जो हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना ली है स्टैटिस्टिक्स की। जो मेरे पास बुक है वो वीके पब्लिकेशन की बुक है, TR जैन SC अग्रवाल की बुक है, NEP सिलेबस के अकॉर्डिंग BBA फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर की बुक है स्टैटिस्टिक्स की। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के सिलेबस की बुक है ये। आप इजीली किसी भी बुक शॉप से ऑर्डर कर सकते हैं, फिर ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। तो इसमें हम फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। तो आज का हमारा चैप्टर रहने वाला है कलेक्शन ऑफ डेटा वाला, ठीक है। तो इस चैप्टर को हम आज डिटेल में कवर करेंगे, जहाँ पर मैं फोटो को रोकूंगा पेजेस को, और साथ साथ वहाँ पर आप अपनी फोटोज की साथ साथ स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर आपको यूज के लिए आपके पास फोटोज पड़ी हो। तो मैं जहाँ पर इसको पेज को स्टॉप करूंगा और आपको स्क्रीनशॉट के लिए बोलूंगा, वहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब कुछ बच्चे होते हैं कि कुछ पेंसिल पेन वगैरह से लिखते रहते हैं नोटबुक पे साथ साथ वीडियो को सुनते हुए। तो पहले वीडियो को ध्यान से सुने, आपको कोई टॉपिक ना समझ आए तो आप इसको रिप्ले कर सकते हैं, स्पीड कम ज्यादा कर सकते हैं आप वीडियो की। तो आप इसको दोबारा से वीडियो को देखेंगे तो इजीली आपको टॉपिक समझ आ जाएंगे, उसके बाद आप इसको नोट कीजिएगा, ठीक है। बीच बीच में आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। और जो स्टार वाले टॉपिक है, स्टार वाले टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में पेपर में आ चुके हैं, वो वाले टॉपिक स्टार लगे हुए ऑलरेडी, और ये बाकी यूनिवर्सिटीज में भी पेपर में आते हैं, तो आप उसको टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा में हम सीखेंगे कि जैसे कि हमारे पास कोई डेटा है, उसको कलेक्ट करना। फॉर एग्जांपल हमने कोई एनालिसिस करना है, कोरिलेशन एनालिसिस, रिग्रेशन एनालिसिस, सिंपल कोरिलेशन, पार्शियल मल्टीपल कोरिलेशन, टाइम सीरीज एनालिसिस। ये सब सीखने के लिए हमारे पास कहीं ना कहीं एनालिसिस करना पड़ेगा हमारे को। बट उसके लिए एनालिसिस के लिए हमारे को डेटा की रिक्वायरमेंट होती है। तो उस डेटा को कलेक्ट कैसे करते हैं, हम ऑलरेडी एक चैप्टर में पीछे सीख चुके हैं कि स्टैटिस्टिक्स है क्या। स्टैटिस्टिक्स में भी कुछ भी एनालिसिस, कोरिलेशन, रिग्रेशन मेथड लगाने हैं, चैप्टर स्टडी करनी है, तो उसके लिए हमारे को डेटा का होना जरूरी है। धीरे धीरे हम सीखेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम धीरे धीरे आगे सीखेंगे कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, मीन मोड मीडियन के लिए बेसिक सीखेंगे, डायग्रामेटिक एंड ग्राफिक प्रेजेंटेशन, दैट इज फोर्थ चैप्टर। तो आज का हमारा चैप्टर है कलेक्शन ऑफ डेटा। इसमें हमने सीखना है कि जो डेटा है हमारा, उसको हम कलेक्ट कैसे करते हैं, इकट्ठा करना कैसे होता है। सो इंट्रोडक्शन में बताया गया डेटा कलेक्शन इज इन फैक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ स्टैटिस्टिकल सर्वे। कोई स्टैटिस्टिकल सर्वे करते हैं जब हम जनगणना या फिर कोई डेटा को कलेक्ट करने के लिए करते हैं, उसमें सबसे पहला क्या है कि डेटा कलेक्शन जरूरी होता है। द टर्म डेटा इज यूज्ड इन एज स्टैटिस्टिक्स मींस क्वांटिटेटिव डेटा। अगर हम स्टैटिस्टिक्स में कोई डेटा को कलेक्ट करते हैं तो उसकी टर्म्स में फॉर एग्जांपल क्वांटिटेटिव डेटा कहलाता है। इन द अदर वर्ड्स, इन डेटा वी इंक्लूड दैट इंफॉर्मेशन विच वी कैपेबल ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। अगर हम कोई भी डेटा को कलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल 5 kg शुगर, 10 kg शुगर है, या कोई भी फॉर एग्जांपल राइस है, व्हीट है, तो उसको हम केजीज में नापते हैं, तो उसको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल फैक्ट में या फिर न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में डेटा को लेना। फॉर एग्जांपल 2010 में इतनी सेल्स थी एक कंपनी की, 2015 में अलग होगी, 2016 में सेल्स अलग होगी। तो वो हमारे पास क्या है, डिफरेंट डिफरेंट ईयर की सेल्स या प्रॉफिट हमने मेजर किया, तो उसको बोलेंगे न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स लाइक इंटेलिजेंस, ऑनेस्टी, गुड, बैड और has no significance in the statistical until unless these are assigned some figures। ऑनेस्टी हो गया, जैसे कि ईमानदारी, गुड या बैड, कोई अच्छा व्यक्ति है, बुरा है, जब तक हम उसको कोई रैंक नहीं देंगे या फिर कोई पोजीशन नहीं देंगे, तब तक हम एनालिसिस नहीं कर सकते कि हमारा एक तरह से डेटा है। तो आगे हमारे पास जो डेटा है वो दो तरह का होता है, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। तो पेपर में जैसे आप लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो उसमें इंट्रोडक्शन लिखते हैं कुछ स्टूडेंट, तो उसमें डेटा क्या है, डेटा का मीनिंग बताना है, डेटा का डायग्राम बना सकते हैं आप। सबसे पहले लिख सकते हैं एक बॉक्स के अंदर कि डेटा, फिर उसके बाद एक बॉक्स में बनाया प्रोसेसिंग। नेक्स्ट स्टेप में हमने एक और बॉक्स बनाया, उसका नाम रख दिया हमने रिजल्ट या फिर इंफॉर्मेशन। डेटा प्रोसेस होता है तभी उससे इंफॉर्मेशन या फिर रिजल्ट निकलते हैं, तो उसको हम मेंशन कर सकते हैं डेटा को इंट्रोडक्शन में। फिर हम बता सकते हैं कंपोनेंट्स या फिर टाइप्स ऑफ डेटा। तो हमारे पास डेटा के दो तरह के कंपोनेंट या टाइप्स होते हैं। तो डेटा दो तरह का होता है, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा, ठीक है। तो इसमें हम पूरा चैप्टर डिटेल में अपना करके चलेंगे अभी। तो फर्स्ट बताया गया प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा है क्या। प्राइमरी डेटा मींस डेटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर और ओन फॉर हिज ओन पर्पस फॉर दिस फर्स्ट टाइम फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो कि इन्वेस्टिगेटर, जो कि छानबीन कर रहा है या डेटा को कलेक्ट कर रहा है, इन्वेस्टिगेटर जो रिसर्च कर रहा है,
वो डेटा खुद अपने खुद के सेल्फ पर्पस यूज के लिए डेटा कलेक्ट करता है, पहली बार कलेक्ट करता है और खुद अपनी मेहनत से ओरिजिनल डेटा को कलेक्ट करता है और इस पे थोड़ी कॉस्ट भी हमारी ज्यादा लगती है, तो दैट इज नोन एज प्राइमरी डेटा। नेक्स्ट, इट इज कलेक्टेड फ्रॉम द सोर्स ऑफ ओरिजिन, सीधा ओरिजिन से डायरेक्टली कलेक्ट किया जाता है, इसका सोर्स स्रोत भी वही होता है ओरिजिन। इन द वर्ड्स वेसल डेटा ओरिजिनली कलेक्टेड फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन आर नोन एज प्राइमरी डेटा। किसी प्रक्रिया को या फिर किसी प्रोसेस के ऊपर काम करने के लिए जो डेटा कलेक्ट किया गया है वो क्या है, प्राइमरी डेटा। सब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप पेपर में लिख सकते हो कि टीचर क्लास में लेक्चर लेने जाती है, फॉर एग्जांपल बीबीए फर्स्ट ईयर एमबीए फर्स्ट में अगर टीचर जा रहा है तो हर लेक्चर में टीचर अपनी अटेंडेंस खुद लेता है रजिस्टर में, है ना। टीचर डायरी में, टीचर ने अपनी डायरी में अटेंडेंस में खुद अटेंडेंस बच्चों की मार्क करी और सेल्फ मतलब खुद ही पूछ के बच्चों से पूछा कि प्रेजेंट है या एब्सेंट है, तो दैट इज नोन एज प्राइमरी डेटा। और उसने अपने खुद के पर्पस के लिए सेल्फ डेटा कलेक्ट किया, दैट इज ओरिजिनल डेटा। इसको कलेक्ट करने पे हमारा समय भी ज्यादा लगता है, हम धीरे धीरे इनके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज सेकेंडरी डेटा। इन द अदर वर्ड, सेकेंडरी डेटा आर those which is already existence and have been collected for some other purpose than answering of the questions in hand. फॉर एग्जाम्पल जो कि डेटा पहले ही किसी और के द्वारा कलेक्ट कर लिया गया है और नेक्स्ट पर्सन उसको डाउनलोड करके या फिर कहीं से कॉपी पेस्ट करके उसको यूज कर रहा है, दैट इज नोन एज सेकेंडरी डेटा। फॉर एग्जाम्पल कि हमने एक बार किसी पोर्टल पर या फिर किसी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स का कोई पोर्टल है हमारे पास कॉलेज में या स्कूल में, उस पर हमने डेटा एक बार सीडिंग कर दी, हमने अपडेट कर दिया डेटा। इन फर्दर फ्यूचर यूज के लिए कोई टीचर या फिर फैकल्टी मेंबर उस डेटा को डाउनलोड करता है या यूज करता है, दैट इज नोन एज सेकेंडरी डेटा फॉर दैट पर्टिकुलर फैकल्टी मेंबर, बिकॉज दैट इज अपलोडेड बाय समवन एल्स, जो कि किसी और के द्वारा डेटा कलेक्ट किया गया था और दूसरा व्यक्ति उसको अपने पर्पस के लिए यूज कर रहा है, दैट इज नोन एज सेकेंडरी डेटा। तो इसमें एक डिफरेंस दिया गया है बुक में, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। तो मैं ये डिफरेंस कई बार अकेला फाइनल एग्जाम में 14 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, तो यहाँ से आप इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन प्रॉपर ये सारा कर सकते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा का। बट मैंने एक अलग से पेज पर प्रिंट निकाला हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, जो कि फाइनल एग्जाम में 14 मार्क्स के अकॉर्डिंग हम पेपर के व्यू पॉइंट से उसको पढ़ेंगे ताकि हमारा वो क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट हो सके। तो उसमें हम इंक्लूडिंग बेसिस ऑफ डिफरेंसेस भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास यहाँ पर डेटा का डिफरेंस है मेरे पास एक, तो इसमें बताया गया कि प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा क्या है। तो इसमें हम पेपर में फाइनल एग्जाम में जब मेंशन करेंगे इसको, तो उसमें हम ये भी लिख देंगे कि प्राइमरी डेटा क्या है, सेकेंडरी डेटा क्या है, उसके बाद हम इसको लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आएगा बेसिस ऑफ डिफरेंसेस या फिर पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, उसके बाद आएगा प्राइमरी डेटा देन सेकेंडरी डेटा। अगर फाइनल एग्जाम में आपके पास एक क्वेश्चन आता है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो अभी लेके रख सकते हैं। अगर आपके पास फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको प्रॉपर तरीके से लिखेंगे। दिस फॉर एग्जाम्पल प्राइमरी डेटा इज ओरिजिनल एंड सेकेंडरी डेटा वाली लाइन में लिखेंगे सेकेंडरी डेटा इज नॉट ओरिजिनल। प्राइमरी डेटा इज कॉस्टली टू कलेक्ट एंड सेकेंडरी डेटा इज वेरी लेस कॉस्टली और चीप फॉर कलेक्शन। ऐसे बना के लिख सकते हैं, प्रॉपर पूरी लाइन बना के लिख सकते हैं, बट ऐसे एक एक वर्ड में आंसर नहीं देके आने हैं पेपर में आपको। और इसके कुछ ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स आप लर्न करेंगे तभी आप पेपर में 14 और 10 पॉइंट्स याद रख सकेंगे। तो 14 मार्क्स में कम से कम आप 10 पॉइंट्स तो एटलीस्ट लिख के आओगे और 12 अगर अकेला क्वेश्चन भी आता है तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस क्वेश्चन को हम कवर करते हैं। तो इसमें हमारे पास बताया गया प्राइमरी डेटा के अंदर डेटा कलेक्टेड बाय रिसर्चर हिमसेल्फ, जो कि रिसर्चर के द्वारा खुद कलेक्ट किया जाता है, वो हमारा प्राइमरी डेटा होता है। नेक्स्ट, डेटा कलेक्टेड बाय अदर पीपल, कोई दूसरा व्यक्ति अगर डेटा को कलेक्ट करता है तो वो सेकेंडरी डेटा है। नेक्स्ट इज ओरिजिनल, जो प्राइमरी डेटा है वो हमारा ओरिजिनल डेटा होता है और जो हमारा सेकेंडरी डेटा है वो ओरिजिनल नहीं होता और एक यूनिक इंफॉर्मेशन होती है। एडजस्टमेंट में बताया गया डज नॉट नीड एनी एडजस्टमेंट इज फोकस्ड, इसमें कुछ चेंजेस या अल्टरेशन या फिर एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है और सेकेंडरी डेटा के अंदर एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल हमने कहीं किसी पोर्टल से एक्सेल डाउनलोड करी है स्टूडेंट के डेटा की, तो उसमें कई बार क्या होता है कि बॉर्डर्स नहीं लगे होते, अलाइनमेंट गलत होती है, तो उसमें हमारे को करेक्शन की या फिर चेंजेस की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट इज सोर्सेज, तो प्राइमरी डेटा हमारा सर्वे, ऑब्जर्वेशन या फिर एक्सपेरिमेंट्स वगैरह से भी हम कलेक्ट कर सकते हैं। और सेकेंडरी डेटा जो होते हैं इंटरनल रिकॉर्ड्स हो गए, गवर्नमेंट ने जो डेटा पब्लिश कर रखा है ऑलरेडी, वो हम कलेक्ट वहां से कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ डेटा, तो प्राइमरी डेटा हमारा क्वालिटेटिव डेटा होता है क्योंकि हमने इसके ऊपर प्रॉपर टाइम लगा के डिटेल में अच्छे से इसको कलेक्ट किया होता है, तो इसकी क्वालिटी अच्छी होती है। और सेकेंडरी डेटा में ये चीज मैटर नहीं करती, वो क्वांटिटेटिव डेटा कहलाता है, ज्यादा मात्रा में किया कलेक्ट किया गया डेटा। नेक्स्ट इज
मेथड्स में बताया गया कि ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट इंटरव्यू वगैरह से हम इसको कलेक्ट कर सकते हैं। मेथड मतलब विधि, या फिर मेथड की जगह पे आप लिख सकते हैं टूल्स या टेक्निक्स भी लिख सकते हैं। तो सेकेंडरी डेटा डेस्क रिसर्च मेथड से और सर्चिंग ऑनलाइन एक्सेट्रा, हम ऑनलाइन इधर उधर से सर्च करके डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें बताया गया रिलायबिलिटी, रिलायबल मतलब आरामदायक, ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि मोर रिलायबल, प्राइमरी डेटा ज्यादा रिलायबल होता है और सेकेंडरी डेटा लेस रिलायबल। समय का मैंने आपको बता ही दिया कि टाइम कंज्यूमिंग, प्राइमरी डेटा ज्यादा टाइम लेता है कलेक्ट करने में और सेकेंडरी डेटा को कम टाइम लगता है। नेक्स्ट इज नीड ऑफ इन्वेस्टिगेटर, तो इसमें टीम ऑफ ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर की हमारे को जरूरत पड़ती है, व्यक्तियों के समूह की। डज नॉट नीड एनी टीम ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स, सेकेंडरी डेटा में कोई इन्वेस्टिगेटर्स की टीम की जरूरत नहीं पड़ती है। और प्राइमरी डेटा जो है कॉस्ट इफेक्टिवनेस में कॉस्टली ज्यादा होता है, और इकोनॉमिकल सेकेंडरी डेटा जो है कि हमारे बजट के हिसाब से या फिर आर्थिक तौर पर हम इजीली इसको बाय कर सकते हैं या फिर ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बताया गया कलेक्टेड व्हेन सेकेंडरी डेटा इज इनएडिक्वेट, और सेकेंडरी डेटा के अंदर इस पॉइंट में बताया गया बिफोर प्राइमरी डेटा इज कलेक्टेड। नेक्स्ट कैपेबिलिटी, मोर कैपेबल टू सोल्व अ प्रॉब्लम, प्राइमरी डेटा जो है किसी प्रॉब्लम को, समस्या का समाधान निकालने में ज्यादा आरामदायक होता है और कैपेबल होता है, और जो सेकेंडरी डेटा है वो लेस कैपेबल होता है किसी समस्या का समाधान निकालने में या फिर किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने में। नेक्स्ट इज सूटेबिलिटी, कि जो हमारा कोई एक ऑब्जेक्टिव है या उद्देश्य है उसको प्राप्त करने के लिए प्राइमरी डेटा ज्यादा सुटेबल रहता है, हालांकि सेकेंडरी डेटा जो है ज्यादा सुटेबल नहीं रहता है। नेक्स्ट इज बायसनेस, बायसनेस का बायस मतलब होता है पक्षपात, तो पॉसिबिलिटी ऑफ बायस एग्जिस्ट, इसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है बायस की, और इसमें क्या होता है कि सेकेंडरी डेटा कहीं ना कहीं पे सेफ होता है। फॉर एग्जांपल किसी ने प्रॉपर पब्लिश कर दिया किसी डेटा को फाइनल रिसर्च करके, तो कहीं ना कहीं वो कुछ गलत नहीं लिखेगा, उसने जो प्रिंट किया है, अप्रूवल करवाई है, तो कहीं ना कहीं वो डेटा थोड़ा सा सेफ होगा। नेक्स्ट इज कलेक्टेड बाय, तो रिसर्चर खुद स्वयं कलेक्ट करता है अपने आप से प्राइमरी डेटा को, और जो सेकेंडरी डेटा है पर्सन अदर देन हु कलेक्ट्स प्राइमरी डेटा, जो कि प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करते हैं वो तो खुद रिसर्चर ही होगा, या फिर कोई और व्यक्ति किसी ने आगे हायर कर लिया कि तू मेरे को डेटा कलेक्ट करके दे दे। तो नेक्स्ट इज इसमें बताया गया कि कोई और पर्सन कलेक्ट करके इस डेटा को भी दे सकता है। नेक्स्ट प्रिकॉशन टू यूज, इसमें कोई प्रिकॉशन या सावधानियों के सामने करने की जरूरत नहीं है, नोट नेसेसरीज की आवश्यकता नहीं है, और इसमें कुछ प्रिकॉशंस को यूज करने की नेसेसिटी बताई गई है सेकेंडरी डेटा के अंदर, ठीक है। ये आप अपने फाइनल एग्जाम के लिए इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, तो आपको ये पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करना होगा, अगर ये अकेला आ जाता है प्राइमरी सेकेंडरी डेटा का, तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो जैसे आपको एक डेटा बना दिया बीच में बादल बना के या फिर कोई फ्लावर बना के, तो उसके टू टाइप्स निकाल दिए, प्राइमरी डेटा सेकेंडरी डेटा, तो उसमें थोड़ा सा स्पेस कवर हो जाता है, फिर उसके बाद इसमें आप कवर कर सकते हो डिफरेंस को। नेक्स्ट इसमें आपके पास था, हम जो बुक में कंटिन्यू कर रहे थे, हमारा मीनिंग हो चुका था। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं लेना चाहें तो, ये आपका पेज का स्क्रीनशॉट रह गया था कलेक्शन ऑफ डेटा वाले का, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन फ्यूचर यूज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे, मीनिंग हो चुका है हमारा, इंट्रोडक्शन हो चुकी है, डिफरेंस हो चुका है प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा के बीच में। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा, इसको मेथड्स को टूल्स भी बोल सकते हैं और टेक्निक्स भी बोल सकते हैं। तो ये कई बार 14 मार्क्स का अकेला क्वेश्चन आ जाता है, मेथड्स का पांचों मेथड पूछ लिए जाते हैं, तो उस केस में आप 14 मार्क्स में पेपर में अगर पांचों मेथड को एक्सप्लेन करोगे, पहले डायग्राम बनाओगे, इंट्रोडक्शन मीनिंग डेफिनेशन बताओगे, डेटा की प्राइमरी डेटा क्या है, तो उसके पांचों मेथड्स आप एक्सप्लेन करेंगे, तो उसमें आपको इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, बिकॉज पांचों मेथड को एक्सप्लेन करना है, तो उसमें एक एक दो दो मेरिट डिमेरिट दे देंगे, तो लास्ट में कंक्लूजन देंगे, आपका चल जाएगा। कई बार पेपर में अकेला मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अकेला पेपर में आ जाता है 14 मार्क्स में, तो इसको हम पूरी डिटेल में बताएंगे, इंट्रोडक्शन में डायग्राम बनाएंगे 5 मेथड प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के, जो कि हमारा फोर्थ मेथड है मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड, उसके ऊपर हम टिक कर देंगे, मींस जो चौथा मेथड हम डिटेल में बताने जा रहे हैं उस पर टिक कर देंगे, तो इसको 14 मार्क्स में बता देंगे। अगर पूरा लॉन्ग इकट्ठा 5 मेथड्स इकट्ठे 14 मार्क्स में लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, तो आप उस पर थोड़ा थोड़ा करके सब बता सकते हैं। तो इसकी आगे हर मेथड की मेरिट डिमेरिट दे रखी है, तो मैं आपको एक या दो मेथड की मेरिट डिमेरिट बता दूंगा, तो नेक्स्ट बाकी मेरिट डिमेरिट आप रीड कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो उसमें आप इजीली बना के लिख सकते हैं, बहुत आसान दी गई है इस बुक में। तो ये बुक वैसे ही बहुत अच्छी है, मैंने आपको पहले भी फर्स्ट वीडियो में भी बताया था।
तो आपको मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, बट मेथड सारे डिटेल में बता दूंगा, तो आप ध्यान से सुनिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पेज का। नेक्स्ट हमारे पास इसमें प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने की फर्स्ट टेक्निक जो है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। इसमें बताया गया कि कोई फेस टू फेस पर्सन से कॉन्टेक्ट करके इन्फॉर्मेशन को जब हम कलेक्ट करते हैं या आमने सामने बैठकर डेटा कलेक्ट करते हैं, तो दैट इज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। फॉर एग्जाम्पल, एमबीए फाइनल ईयर में स्टूडेंट्स का रिसर्च रिपोर्ट का वाइवा होता है, तो उसमें कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से या फिर एमडीयू यूनिवर्सिटी से या फिर कहीं और से हमारे पास अगर हम कोई पर्सन को बुलाते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हम स्टूडेंट है एमबीए फाइनल के, तो हमारा कोई वाइवा लेने आया है रिसर्च रिपोर्ट का या समर ट्रेनिंग रिपोर्ट का, तो उसमें वो प्रॉपर हमारे से बैठ के क्वेश्चनिंग करता है पर्सन, तो दैट इज नोन एज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। पूरी छानबीन अकेले आमने सामने बैठकर की गई है, या इंटरव्यू की फॉर्म में की गई है, तो दैट इज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड। या फिर हम किसी से पर्सनल बैठ के सारा डेटा आमने सामने बैठ के एक एक चीज पूछ के कलेक्ट कर रहे हैं। इसमें सुटेबल है द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लिमिटेड, क्योंकि जो हमारी इन्वेस्टिगेशन की फील्ड है लिमिटेड होती है। इन्वेस्टिगेशन नीड्स अ लॉट एक्सपर्टाइज, केयर और डिवोशन। उसमें प्रॉपर ध्यान देने की और एक्सपर्टाइज मतलब एक्सपीरियंस की जरूरत होती है उस चीज में। ठीक है, तो मैं आपको एक एक दो दो पॉइंट बता दूंगा, आप डिटेल में प्रॉपर कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेने के बाद। नेक्स्ट हमारे पास इसमें बताया गया है मेरिट्स और डिमेरिट्स बताई गई है उस मेथड की। तो इसमें है कि जो डेटा है ओरिजिनल होता है, प्रॉपर प्राइमरी डेटा, क्योंकि और एक्यूरेसी इसकी ज्यादा होती है, रिलायबल आरामदायक होता है डेटा, यूनिफॉर्मिटी सबके लिए फेयर डिग्री ऑफ यूनिफॉर्मिटी होती है, इसमें एक अच्छी शुद्धता होती है। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबल, लोचशील होता है हमारा डेटा, इसको हम इजीली कलेक्ट करके प्रॉपर किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं जिसके लिए हमने डेटा को ओरिजिनली कलेक्ट किया है मेन मोटिव के लिए। नेक्स्ट इसमें हमारे पास बताया गया है, आगे पॉइंट दिया गया है डीमेरिट्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के ना फर्स्ट जो मेथड था हमारा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन वाला, उसके अंदर डीमेरिट्स भी हैं उसकी कुछ, जहां पर हमने एडवांटेज पढ़ी तो एक दो डिसएडवांटेज भी रीड कर लेते हैं। तो डेटा हमारा कॉस्टली होता है, पर्सनली बायस मतलब इसमें पर्सनली कोई पक्षपात कर सकता है, प्रॉपर यूज नहीं हो सकता वाइड एरिया के लिए। तो इसमें जैसे लिखा है ना कि मतलब लिमिटेड एरिया के लिए, तो हम इसमें जैसे एडवांटेज में लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई भी मेथड पेपर में हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, अगर हमने एडवांटेज में लिख दिया कि वो कॉस्टली नहीं है, तो हम उसकी डीमेरिट में ये नहीं डाल सकते कि वो कॉस्टली है। तो इतना थोड़ा समझदारी से पेपर को अटेम्प्ट करना होता है आपको। ठीक है, तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो अलग से भी बनाऊंगा जब मेरे को समय लगेगा, तो टाइम के अकॉर्डिंगली मैं आपको धीरे धीरे वीडियो बना के उसमें बता दूंगा कि आपको फाइनल पेपर में क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मेथड है प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने का इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इसमें क्या है कि इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट ओरली की जाती है पर्सन के साथ, एक्सपेक्टेड प्रोसेसेस ऑफ नेसेसरी इन्फॉर्मेशन द अदर पर्सन नोन एज विटनेस। कोई सबूत के लिए सामने कोई पर्सन बैठा है या फिर किसी और ने डेटा इनडायरेक्ट वे में ओरली कलेक्ट करके दे दिया किसी से, तो हमारा क्या है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन मतलब किसी डेटा के बारे में छानबीन करना है, डेटा को कलेक्ट करना। इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि सीधे तरीके से नहीं, मतलब किसी और तरीके से निकलवाना डेटा। ओरल मतलब ऐसे ओरली किसी से पूछ के डेटा को कलेक्ट करके किसी को देना। फॉर एग्जाम्पल, अ केस मर्डर इज इन्वेस्टिगेटेड, इट वुड बी क्वाइट इम्पॉसिबल टू नो फैक्ट्स बाय कॉन्ट्रैक्टिंग पर्सन डायरेक्टली हु इन्वॉल्व्ड इन इट। हम जैसे मर्डर के केस के बारे में कोई हम डेटा कलेक्ट करने जा रहे हैं, तो हम सीधा उसी पर्सन से नहीं पूछ सकते कि आपने मर्डर किया था, वो तो अपने मुंह से कभी भी नहीं बोलेगा चोर की मैंने चोरी की है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज, इसमें ज्यादा बड़ी फील्ड होती है हमारी इन्वेस्टिगेशन की। और इंक्वायरीज कमिटीज एंड कमीशन अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट जनरली अडॉप्टेड दिस मेथड। इसमें कोई गवर्नमेंट हमारी जो सरकार है कमिटीज वगैरह, इंक्वायरी कमिटीज और कमीशन को अलग से बिठाती है, अपॉइंट करती है। नेक्स्ट, ज्यादा एरिया कवर करता है, लेस कॉस्टली है, कम खर्चीला है, एक्सपर्ट ओपिनियन होता है, सिंपल है और फ्री फ्रॉम बायसनेस, पक्षपात से रहित होता है डेटा। नेक्स्ट इसकी डीमेरिट्स दे रखी हैं कि लेस एक्यूरेट कम शुद्ध होता है, बायसनेस, अब देखो कि ये सेम पॉइंट आ रहा है, एक ये पॉइंट एक ये पॉइंट, इन दोनों में से एक साथ इकट्ठे हम नहीं लिख सकते, कोई एक लिख सकते हैं आप इसको। ठीक है, नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कोरेस्पोंडेंट्स। इस मेथड में बताया गया प्राइमरी डेटा का जो थर्ड मेथड है कि द इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट्स लोकल एजेंट्स और कोरेस्पोंडेंट्स इन डिफरेंट प्लेसेस टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ये हो सकता है, हम पेपर में लिख सकते हैं, इसको बना के भी लिख सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक एरिया के अंदर, किसी कॉलोनी के अंदर एक लोकल डिस्पेंसरी है, तो वहां पर आशा वर्कर्स हैं, तो वहां पर उनका जो हेड मैनेजर है उसने छोटे छोटे वर्कर या फिर मतलब जूनियर्स जो होते हैं वो अपॉइंट कर दिए हैं वहां पर कि आप इस डेटा को कलेक्ट करके हमारे को प्रोवाइड कर दीजिए। तो वो लोकल एरिया जिसमें रहते हैं वहीं पर उनको जॉब प्रोवाइड करके और सैलरी पे करके
उनसे किसी तरीके से डेटा हम कलेक्ट करवा के निकलवा लेते हैं उस प्रॉपर कॉलोनी का डेटा, तो उसको हम बोलते हैं इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल कोरेस्पोंडेंट्स और सोर्सेज। कोई लोकल स्रोत होते हैं उनसे हम डेटा अपना कलेक्ट करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सुटेबिलिटी। एक्यूरेसी ऑफ डेटा इज ओनली मोस्टली मोडेस्टली नीडेड, द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज। ये आप सिमिलर हैं, कुछ मिलती जुलती हैं, बना के लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज मेरिट डिमेरिट, दो दो तीन तीन एक एक दो दो सब में लिख देना, लॉन्ग क्वेश्चन में तो चल जाएगा। नेक्स्ट इज डिमेरिट्स, इसमें लेस ओरिजिनल डेटा, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो इस पेज का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट इस पेज का भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, साथ साथ फाइनल एग्जाम के लिए जरूरत पड़ सकती है आपको। इसमें बताया गया नेक्स्ट फोर्थ मेथड ऑफ प्राइमरी डेटा कलेक्शन इज मेल्ड क्वेश्चनर मेथड। ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार अकेला पेपर में अलग से आ जाता है, तो हम अलग से इसको बताएंगे। पांचों मेथड का डायग्राम बना के उस पर मैंने जैसे बताया कि फोर्थ पे टिक कर देंगे तो इसको बताएंगे। इसमें बताया गया कवरिंग लेटर इज एड्रेस टू द इन्फॉर्मेंट्स एक्सप्लेनिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे एंड मेकिंग अ रिक्वेस्ट टू फिल द क्वेश्चनर एंड बैक विद इन द स्पेसिफाइड टाइम। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम फॉर एग्जाम्पल बीबीए या एमबीए बीकॉम एमकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट इंस्टीट्यूट में आए, तो हमने एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम उनका कंडक्ट करवाया। तो उसके बाद जब उनका ओरिएंटेशन प्रोग्राम फिनिश हो गया, हमने अपनी कॉलेज या इंस्टीट्यूट की इम्प्रूवमेंट के लिए या फिर जो हमने कोचिंग क्लास खोला या कुछ भी, तो उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए हम स्टूडेंट से कहीं ना कहीं कुछ कुछ फीडबैक मांगते हैं, फीडबैक फॉर्म फिल करवाते हैं। तो उसका मतलब है कि हम एक क्वेश्चनर की फॉर्म में क्वेश्चंस को बना के फिल करवा के अपना डेटा कलेक्ट कर रहे हैं अपने पर्पस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास scheduled filled enumerators. The questionnaire which are filled by enumerators themselves by putting questions are called schedules. For example, कोई एक व्यक्ति है जो अनपढ़ है, उसको पढ़ना लिखा नहीं है, उसको नहीं समझ है, तो हम उससे डेटा को पूछ कर एक क्वेश्चनर की फॉर्म में फिल करके पूरे डेटा को खुद हम कलेक्ट करते हैं उससे पूछ पूछ के। जैसे कि कोई व्यक्ति है जिसने स्टडी नहीं किया, तो उससे हम पूछ के डेटा कलेक्ट करके फिल कर देते हैं, दैट इज नोन एज schedules filled थ्रू एन्यूमरेटर्स, ठीक है। अगर पेपर में अगर अकेला फोर्थ मेथड आता है तो हम फोर्थ को बताएंगे, सुटेबिलिटी, मेरिट, डिमेरिट बताएंगे, फिर एसेंशियल एट्रीब्यूट्स या फिर क्वालिटीज बताएंगे। एक अच्छी प्रश्नोत्तरी के गुण लिखा आता है, हिंदी मीडियम में ऐसा क्वेश्चन आता है पेपर में पक्का, इंग्लिश मीडियम में तो ऐसे ही लिखा आएगा सिमिलर। तो ये बताएंगे सारा मेरिट डिमेरिट को, इसके एसेंशियल एट्रीब्यूट्स बताएंगे। तो ये पूरा क्वेश्चन हम डिटेल में बताएंगे, कंक्लूजन डालेंगे, तो हमारा तब इसमें 14 मार्क्स मिलेंगे पूरे डिटेल में बताने के। स्टार्टिंग में डायग्राम बता देंगे पांचों मेथड्स का, तो उसमें से इसको टिक करके दिखा देंगे, ठीक है। तो फोर्थ हो गया हमारा। फिफ्थ हो गया मेथड जिसमें कि हम क्वेश्चन पुट करके हम खुद अपने डेटा को फिल करते हैं, दैट इज शेड्यूल्ड फिल्ड थ्रू एन्यूमरेटर्स। इसके बाद हमारे पास आगे दिया गया है एसेंशियल एट्रीब्यूट्स ऑफ अ गुड क्वेश्चनर। एक अच्छी प्रश्नोत्तरी के गुण क्या है? ये है कि लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन होने चाहिए, ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए, बेफालतू के बिना बात के क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट इज सिंपलिसिटी, क्वेश्चन जो है हमारे सिंपल होने चाहिए, बहुत मुश्किल नहीं होने चाहिए कि कहीं हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए बोल दें कि इसको करके दिखाओ तो इस डेटा को कलेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट इज प्रॉपर ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल ये नहीं कि किसी के पापा का नाम मम्मी का नाम पूछ लिया, कहाँ पे घूमने गए थे, ये सब पूछ लिया, एट लास्ट हमने पूछा कि आपका नाम क्या था, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए क्वेश्चन का। नो अनडिजायरेबल क्वेश्चन, इसमें जैसे पूछा गया कि अनडिजायरेबल क्वेश्चन की नहीं पूछना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति है कि उसका डाइवोर्स हो रखा है, तो हम उसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि आपका डाइवोर्स क्यों हुआ था, ठीक है, या आपके बेबी की बर्थ के टाइम के बाद ही उसकी डेथ हो गई थी तो क्यों हो गई थी। कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछना कि अनडिजायरेबल हो, सामने वाले व्यक्ति को वो बुरा फील हो, तो कुछ ऐसा क्वेश्चन हम इसमें नहीं पूछेंगे अच्छी प्रश्नोत्तरी में। नेक्स्ट हमारे पास है लेस चांस ऑफ पार्शियलिटी, इसमें जो भेदभाव मतलब पक्षपात होता है, पार्शियलिटी, उसके चांसेस कम होते हैं। नेक्स्ट इज कैलकुलेशन, कोई कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन या मैंने भी आपको बताया मैथमेटिकल कैलकुलेशन को, उसको अवॉइड करेंगे। प्री टेस्टिंग मींस पायलट सर्वे करना, अगर हमने किसी प्रश्नोत्तरी को बना दिया है उसको फाइनल अप्रूव करके हम मतलब अपलोड करने जा रहे हैं कहीं पे या गूगल फॉर्म की फॉर्म में ग्रुप में शेयर करना है किसी के ऑफिशियल, तो उससे पहले हम उसको चेक करेंगे, चेक करने को बोलते हैं प्री टेस्टिंग करना है पायलट सर्वे। नेक्स्ट इज इंस्ट्रक्शंस, प्रॉपर क्लियर इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए कि हमने इसको फिल कैसे करना है, कब वापस करना है, होम रिटर्न किसको करना है, मोबाइल नंबर किस पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ये इन्फॉर्मेशन उसमें होनी चाहिए। नेक्स्ट इज क्रॉस वेरिफिकेशन, प्रॉपर क्रॉस वेरिफिकेशन होनी चाहिए क्वेश्चंस की कि मतलब हमने जो चीज पूछी उसमें भरवाई है प्रश्नोत्तरी में वो सही है या नहीं। नेक्स्ट इज रिक्वेस्ट ऑफ रिटर्न, अगर कोई बच्चा फीडबैक फॉर्म फिल करता है इंस्टीट्यूट का, प्लेसमेंट का, ओरिएंटेशन प्रोग्राम का,
तो वो उस पर एक रिक्वेस्ट होनी चाहिए लास्ट में कि आप इसको प्रश्नोत्तरी को भरने के बाद वापस दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास पेपर में क्वेश्चन अकेला लॉन्ग आ जाता है क्वेश्चनेयर वाला, तो हम इसमें एक अच्छी प्रश्नोत्तरी के गुण के साथ साथ उसका एक फॉर्मेट या परफॉर्मा भी वो व्यक्ति पूछता है, तो उसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे, वो परफॉर्मा भी हमारे को बना के दिखाना होता है एग्जाम में, तो उसमें आप ऐसे बना सकते हैं परफॉर्मा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सिटी मॉल करनाल, नेम पूछ लिया, उसका नेम के बाद सैलरी पूछ ली हमने उस पर्सन की कि सैलरी कितनी है, कितनी बार एक हफ्ते में मॉल के अंदर विजिट करते हो, आपको ओवरऑल फीडबैक कैसा लगा, आपकी सैलरी कितनी है, लास्ट में सिग्नेचर कर दिए, फिर हमने लिख दिया कि रिक्वेस्ट ऑफ रिटर्न, हम वापस कर दिए हमारे को प्रश्नोत्तरी। तो ये क्या है कि प्रश्नोत्तरी का फॉर्मेट है या फिर क्वेश्चनेयर का फॉर्मेट बनाया हुआ है। या हम इसमें कुछ ऐसा बना सकते हैं कि जैसे स्टूडेंट की डायरी होती है ना, स्टूडेंट बच्चों की स्कूल की, उसका फर्स्ट पेज फिल करना, एक तरह से वो भी प्रश्नोत्तरी ही है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। पेपर में जो डायग्राम है क्वेश्चनेयर वाला, अच्छे से बड़ा सा पेज पे बना के आना, प्रॉपर नेम वगैरह लिख के इसके अंदर कि कहाँ की प्रश्नोत्तरी है या क्या कुछ इसमें पूछा गया, ठीक है, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे इसमें। नेक्स्ट इस पेज का भी आप प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथ साथ। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग सेकेंडरी डेटा या सोर्सेज ऑफ कलेक्टिंग सेकेंडरी डेटा, सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने के मेथड क्या क्या है हमारे, और इसके बाद इसमें प्रिकॉशंस दे रखे हैं और एक टॉपिक दे रखा है राउंडिंग ऑफ डेटा या फिर अप्रोक्सीमेशन। तो ये आपका कई बार 3.5 मार्क्स में शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ जाता है या 1 या 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो हमारा सेकेंडरी डेटा के जो मेथड्स हैं कलेक्ट करने के, इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिन्होंने नहीं लिया है। तो सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने के हमारे पास मेथड होते हैं पब्लिश्ड सोर्सेज और अनपब्लिश्ड सोर्सेज। पब्लिश्ड स्रोत और अनपब्लिश्ड स्रोत जो है हमारे, तो पब्लिश सोर्सेज में आएगा गवर्नमेंट की पब्लिकेशंस होती हैं, फॉर एग्जांपल लिखा हुआ जैसे कि एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया, कुछ फाइनेंस या लेबर के गैजेट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बुलेटिन, ये सारे हमारे क्या है एग्जाम्पल है गवर्नमेंट के पब्लिकेशंस के, तो यहाँ से हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, कोई आधी सरकारी या फिर आधी प्राइवेट संस्था होती है, वो भी हेल्प जैसे कि एजुकेशन का, हेल्थ का, स्वास्थ्य का, जन्म मृत्यु दर वगैरह, ये सारे क्या है डेटा पब्लिश करती हैं जनगणना के अनुसार कि भारत की जनसंख्या कितनी है, कुछ ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट इज रिपोर्ट्स ऑफ कमिटीज और कमीशंस, कोई कमिटीज या कमीशन, फाइनेंस कमीशन, मोनोपोलीज कमीशन, प्लानिंग कमीशन, तो इसमें क्या है कि वो कोई ना कोई डेटा पब्लिश करती है रिपोर्ट्स, तो हम उसमें से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई एक व्यक्ति है या एक पर्सन है जो पीएचडी कर रहा है, तो उसमें अपने उसको रिसर्च पेपर्स लिखने होते हैं, तो रिसर्च पेपर वो काफी पढ़ता है, देखता है कि दूसरे ने रिसर्च कैसे करी है, तभी वो खुद रिसर्च करता है और अपने रिसर्च पेपर भी पब्लिश तभी करता है, ठीक है, या जर्नल्स वगैरह को रीड करता है जहाँ पे उसने अपने पेपर्स को पब्लिश कराना है। नेक्स्ट इज पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन, इसमें बोला गया फॉर एग्जांपल शुगर मिल एसोसिएशन पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द शुगर मिल इंडिया, कोई शुगर मिल एसोसिएशन है उसका संगठन है या फिर कोई मतलब उनका ट्रेड यूनियन है, कुछ ऐसा वो व्यक्ति है कि जिन्होंने मतलब एक डेटा के बारे में एक इंफॉर्मेशन पब्लिश करी है कि पूरे भारत देश में जो शुगर मिल्स हैं उनसे रिलेटेड कोई डेटा पब्लिश करना। फॉर एग्जांपल जैसे कि हरियाणा राज्य में जो आटा मिल चक्की है जो गेहूं से आटा पीसता है, उसकी रेट्स की फिक्सेशन की कोई मीटिंग करी तो उसको डेटा को पब्लिश कर दिया, वो हो गया। पब्लिकेशंस ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च है ना, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं या किसी ने कोई मतलब डेटा गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिश किया गया किसी रिसर्च को लेकर, वो भी इसमें आते हैं। नेक्स्ट इज जर्नल और पेपर्स, आपको पता ही है कि कॉमर्स या फैक्ट्स फॉर यू जैसे कोई मैगजीन्स वगैरह होगी, जर्नल्स हो गए, कॉमर्स और मैनेजमेंट के स्टूडेंट को ज्यादा पता होता है जर्नल्स पेपर्स वगैरह, इसमें कोई डेटा अपना पब्लिश करवा देता है कि मैंने रिसर्च करी हुई है ना। नेक्स्ट इज पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च स्कॉलर्स, कोई व्यक्ति है जिसने पीएचडी कर लिया, अपनी स्टैटिस्टिकल टूल्स का एनालिसिस उसने करना सीखा है, यूज करना सीखा है, तो उसने अपनी कोई रिसर्च रिपोर्ट को पब्लिश करवाया है ना, तो वो हो सकता है। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल पब्लिकेशंस, यूएनओ, आईएमएफ, इसमें बोला गया जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंडस्ट्रियल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है ना, इंटरनेशनल लेवल पे भी कुछ पब्लिकेशन हमारी होती हैं, उससे भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज unpublished data, are some published unpublished data as well, these collected by government organization and others, generally itself use their self use or office board, that these data are not published, ये जो डेटा है पब्लिश्ड नहीं होता, अपने खुद के यूज के लिए कोई अनपब्लिश्ड डेटा भी लोग रख सकते हैं, गवर्नमेंट जैसे रखती है ना।
नेक्स्ट इसमें आगे प्रिकॉशंस दे रखे हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी मैं रीड करवा देता हूँ आपको एक बार। प्रिकॉशंस इन द यूज ऑफ सेकेंडरी डेटा, सेकेंडरी डेटा को यूज करने के लिए प्रिकॉशंस या आप इसको कह सकते हो सावधानियां या कुछ पॉइंट्स, की पॉइंट्स हमारे को मद्देनजर रखने चाहिए। तो फर्स्ट इज दिमाग में जो रखने वाले पॉइंट्स हैं तो वो क्या है, एबिलिटी ऑफ द कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, उसकी क्षमता क्या है, एबिलिटी क्या है, कलेक्टिंग जो ऑर्गेनाइजेशन उसको कलेक्ट कर रही है। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, उसका उद्देश्य क्या है, स्कोप एरिया क्या है, किस वजह से हम उसको कलेक्ट कर रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है, डेटा का हमारे को मोटिव पहले से पता होना चाहिए। मेथड ऑफ कलेक्शन, किस मेथड को इन्वेस्टिगेटर यूज करने वाला है ओरिजिनल डेटा को कलेक्ट करने के लिए। टाइम एंड कंडीशंस ऑफ कलेक्शन, समय और कंडीशन क्या कह रहे हैं कि डेटा को कलेक्ट करने की, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। नेक्स्ट हमारे पास आगे प्रिकॉशन दी हुई है, डेफिनेशन ऑफ यूनिट, या फिर किस यूनिट में हम मेजर करने जा रहे हैं, प्रॉपर मेजरमेंट ऑफ, किस यूनिट में मेजरमेंट इसको करने जा रहे हैं ना। नेक्स्ट इसमें पॉइंट बताया गया एक्यूरेसी, शुद्धता, कि प्रॉपर डेटा चेक होना चाहिए, एक्यूरेसी उसकी अच्छी होनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट एक शॉर्ट टॉपिक है जो पेपर में कभी कभी आ जाता है, वो मैं आपको बता देता हूँ, राउंडिंग ऑफ डेटा या फिर रूल्स ऑफ अप्रोक्सीमेशन। इसमें बोला गया कि हमने जैसे किसी को राउंड ऑफ फिगर करके दे देते हैं डेटा को, है ना। इसमें एक एग्जांपल दे रखा था अभी यहाँ पर कि मोस्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा आर अप्रोक्सीमेट फिगर्स एंड द प्रोसेस ऑफ अप्रोक्सीमेशन और राउंडिंग ऑफ डेटा मेक्स द अंडरस्टैंड और सिग्निफिकेंस ऑफ डेटा। इसमें बताया गया जैसे कि कुछ हम फॉर एग्जांपल ऐसा मान सकते हैं, फॉर एग्जांपल इन फिगर्स दिस डेटा इज गिवन राउंडिंग अप फॉर अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, तो उसको हमने अप्रोक्सीमेट बता दिया। फॉर एग्जांपल 10 करोड़ 99 लाख जो है भारत देश की पॉपुलेशन है, हमने अंदाजे से एग्जांपल उदाहरण के तौर पर बताया। तो 10 करोड़ 99 लाख को हम 77,786 कुछ ऐसा नहीं बताएंगे, हम ये बता देंगे कि भारत देश की पॉपुलेशन 11 करोड़ है, हमने एक अंदाजा दे दिया, तो उसको बोलते हैं राउंडिंग ऑफ फिगर्स। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर लिख लिया राउंडिंग ऑफ फिगर एग्जांपल में, जैसे कि लिख लिया हमने 10.79, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10.80 लिख सकते हैं। अगर कोई डेटा जैसे कि 4 या 4 से नीचे की वैल्यू है तो उसको हम पीछे ले जाते हैं, अगर 5 है 5 से ऊपर की वैल्यू है तो आगे ले जाते हैं। फॉर एग्जांपल 10.5 है तो इसको हम 11 लिख सकते हैं, जैसे कि 10.4 है तो इसको हम 10 लिख सकते हैं, मतलब राउंड ऑफ कर देना फिगर को, है ना। ऐसा कुछ बताया गया इसमें, और अंदाजे से डेटा को फाइनल अप्रोक्स करके बता देना कि हमारा अप्रोक्सीमेशन क्या होती है और राउंडिंग ऑफ डेटा क्या होता है। क्वेश्चन शॉर्ट में 3.5 मार्क्स में, 1-2 मार्क्स में फाइनल एग्जाम में आता है। इसी के साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, और अप्रोक्सीमेशन परसेंटेज वगैरह के कुछ वो बता रखे हैं इसमें पॉइंट्स। इसके बाद क्वेश्चन है जो पेपर में आ जाते हैं। इसके बाद हमारा अगला चैप्टर आएगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसके ऊपर भी मैं बहुत जल्द वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने जो मेरी वीडियो देखी, अपना प्रीशियस टाइम निकाला इस वीडियो को देखने के लिए। और मेरी वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको वीडियो से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन सब्सक्राइब करने के बाद मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।